ठीक है। अच्छा, सबसे पहला सवाल, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कोई एफ जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर नहीं लिख के आएगा, पूरा लॉ लिख के आएगा। इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी is directly proportional to the product of the masses but inversely proportional, very good सवाल शायद एक मिनट बता रहा हूँ, but inversely proportional, I think मैंने टाइम टेबल भेजा था, proportional to the square of the distance between their centers। ठीक है जी, between their centers लिख के आएंगे, क्यों, पॉइंट मासेस पे बना हुआ है पूरा का पूरा चैप्टर। अच्छा जी शाहजेब, ये क्लियर है, समर 18 क्वेश्चन पेपर 43। ठीक है जी, इसका मैं 42 नहीं करवा रहा हूँ, जहां तक मैं टाइम टेबल आई डोंट थिंक मैं 42 करवा रहा हूँ। वो क्यों नहीं करवा रहा, 42 के पहले ही बहुत सारे सवाल हम कर चुके हैं और वो है भी बेकार। तो 43 और 41 वाले ज्यादा अच्छे हैं। कोई भी साल करोगे तो उसमें जो भी सेशन हुआ है उसमें 43 और 41 दोनों सेम ही पेपर होते हैं। तो बेसिकली हर साल जो है वो पेपर जो आते हैं आपके वो हो गए, एक दो तीन चार पांच, पांच P4 रिलीज होते हैं। ठीक है जी, तो मैं इनमें से जो है वो सिर्फ मुश्किल मुश्किल वाले और अच्छे अच्छे वाले करवा रहा हूँ, बहुत ज्यादा वो नहीं करवाऊंगा जो हम पहले कर चुके हैं। और कोशिश मेरी ये होगी कोई ऐसे पेपर्स हो जिसमें मुश्किल होगी। अच्छा, a distant star is orbited by several planets. Each planet has a circular orbit with a different radius। ठीक है जी, each planet orbits at a constant speed। Explain whether the planets are in equilibrium। क्या planets equilibrium में होंगे? Will the planets be in equilibrium? जरा तो ये खोल, आर डिफरेंट है, नहीं नॉट आर डिफरेंट। वो पूछ रहे हैं एक प्लेनेट इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेरी गुड वजीहा। दिस इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में एक कॉमन सेंटर पे जो है वो प्लेनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहा होगा। अब कांस्टेंट स्पीड तो है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। इस सर्कल में घूम रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, सॉरी मैग्नीट्यूड, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। दूसरी बात, ये एक फोर्स होगी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इस बात की वजाहत है कि कोई ना कोई नेट फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर। वालेकुम अस्सलाम हम्मा, तो इसलिए आप इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते हैं। सो नो, नॉट इन इक्विलिब्रियम। as as there is a net force directed towards the center that changes the direction of velocity of the planet, hence they are not in equilibrium। अब क्या बोला हुआ है, ये बोला हुआ है द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट आर एंड ऑर्बिटल पीरियड इज टी। डेटा फॉर सम ऑफ planets is given in figure 1.1। the relationship between r and t is given by the expression r cubed equals to kt square। ये क्या चीज है, r cubed equals to kt square? what was this, where did we study this? क्या कॉन्सेप्ट है ये? केपलर्स लॉ, परफेक्ट। केपलर्स लॉ है, बोल रहे हैं शो दैट द कांस्टेंट के इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन के इक्वल्स टू जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो याद है ये केपलर्स लॉ की डेरिवेशन शुरू कहां से होती थी? वही घिसी पीटी डेरिवेशन, बाय अज्यूमिंग दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है जी, सो वी शैल बी डूइंग दैट। ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, एंड ये हो जाएगा, वजीहा कह रही है एम आर ओमेगा स्क्वायर्ड वाली लगाएं क्योंकि हमें टाइम पीरियड लेके आना है। वेरी गुड वजीहा। मास और मास उड़ा देते हैं यहां से, और जी एम अपॉन आर स्क्वायर विल इक्वल्स टू आर एंड देन इनटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है जी,
अच्छा फिर क्या करते हैं, फिर ये करते हैं मेरे ख्याल से टी को उधर भेज देते हैं, बाकी सब इधर चीज ले आते हैं। हमें क्या करना है, हमें टी के साथ के छोड़ना है, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, आर क्यूब को सब लेना है, बाकी सब उधर भेज देते हैं। सो दिस शैल बिकम टी स्क्वायर देन जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर विल इक्वल्स टू आर क्यूब, यही दिखाना था हमें, जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर हमने दिखा दिया कि जो है वो जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। ग्रेविटेशन का सवाल बहुत रेयर होता है, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट ना आए, क्योंकि वो यहीं पे लिखते करते हैं। अच्छा, यूज डेटा फ्रॉम फिगर 1.1 फॉर द 3 planets एंड द एक्सप्रेशन फॉर के टू कैलकुलेट द मास एम ऑफ द स्टार। सो क्या बोला हुआ है, कह रहे हैं डेटा लो यहां से, ठीक है जी, और क्या निकालो, निकालो ये कि के निकाल लो, ठीक है जी, और फिर के की मदद से मास एम निकाल लो, ठीक है जी। तो हम वो कर लेते हैं, कर लेते हैं। अब मसला ये है, वी हैव बीन गिवन, आई बिलीव हमारे पास ये 3 डिफरेंट प्लैनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है जी। अब तीनों अलग के लिए भी कर सकते हो कैलकुलेशन, ठीक है जी, कैन डू दी तीनों के लिए अलग भी कैलकुलेशन, या दो भी कर लोगे तो भी चलता है। आई एम जस्ट गोइंग टू डू विद द टू, ठीक है जी। दो को इस्तेमाल करके केन मास एम निकाल लेते हैं, उस पर मास एम को एवरेज कर देंगे, वो अच्छी खासी हमारा एडजस्टमेंट है। लेट्स यूज सबसे पहले सी। तो सी क्या बोल रहा है, सी ये बोल रहा है, तो पहला हम इस्तेमाल कर रहे हैं सी का। सी हमें बोलता है रेडियस मेरा 9.6 × 10⁻10, ठीक है जी, और टाइम पीरियड क्या है इसका 2.5 × 10 का टाइम स्क्वायर ही दिया हुआ, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। सो 2.5 × 10⁻11 और सही है, 2.5 × 10⁻11 देन इंटू 6.67 × 10⁻11 मास एम हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा आर क्यूब के बराबर। आर क्या दिया हुआ है, 9.6 × 10⁻10 होल क्यूब, ठीक है जी। नाउ अच्छा ये होगा कि सब जो हम कैलकुलेटर लेके बैठे, ठीक है जी। इफ यू वांट टू बी फास्ट इन द पेपर, ठीक है जी, नाउ इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो, ठीक है। 9.6 × 10⁻10 क्यूब्ड 4 पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, 6.67 से डिवाइड होगा, इस चीज से डिवाइड होगा, ठीक है, ये लिख सकते हो। बट आई वुड एडवाइज गेट फास्ट इन योर कैलकुलेशंस, और ये सीधा कैलकुलेटर में डालना सीख लो। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें सबसे पहले तो 9.6 × 10⁻10, ठीक है जी, उसको क्यूब करना है, उसके अंदर हमने 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी, और फिर क्या करना है, पूरी चीज को हमने 6.67 × 10⁻11 से डिवाइड करना है, और 2.5 × 10⁻11 से डिवाइड करना है, ठीक है जी। तो इसको जल्दी से कर लेंगे तो हमें ज्यादा अच्छी आसानी रहेगी। आई वुड एडवाइज बार बार वर्किंग करो, कैलकुलेटर में डालना, ये सारी चीजें एक ही स्टेप में, बस ये लिख लो, और ट्राई टू स्टार्ट पुटिंग इट इन द कैलकुलेटर की हैबिट बनाओ, ताकि पेपर में जल्दी कर सको, इस चीज में टाइम जाया ना हो, ठीक है जी। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2.094 इंटू 10⁻33। एंड एक और इस्तेमाल कर लेते हैं, लेट्स यूज ई दिस टाइम। ई का दिया हुआ है 4 × 10⁻11, वो रेडियस दिया हुआ है, सो 4 × 10⁻11 होल क्यूब। ये क्या दिया हुआ है इसका, एक सेकेंड, 1.8 × 10⁻13, 1.8 × 10⁻13, एंड देन 6.67 × 10⁻11 मास एम वही है, एंड देन डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, ठीक है जी। सो ये हो जाएगा, एंड यू कैन वर्क आउट योर मास फ्रॉम ओवर हियर एज वेल, ठीक है जी। मास की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या आ रही है, अच्छा आई डेंट कैलकुलेट दिस, इसको कैलकुलेट कर देते हैं। सो 4 × 10⁻11 होल क्यूब्ड, किसी ने कैलकुलेट कर लिया जल्दी से, वेरी गुड। 2.1044 इंटू 10⁻33, सो 2.104 इंटू 10⁻33, इनकी एवरेज क्या लिख लें, हमें आंसर कहां तक देना है, हमें आंसर देना है, ये टू सिग्निफिकेंट वैल्यूज दी हुई थी, टू सिग्निफिकेंट आंसर दे देते हैं, एक टू, दोनों 2.1 ही आ रहे हैं, तो 2.1 इंटू 10⁻33, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है जी। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, एक चीज ये है कि व्हेन यू हैव लाइक 3 to 4 थिंग्स जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है जी, तो एटलीस्ट टेक 2 उसमें से, ठीक है जी। जैसे वो भी याद होगा, कौन से सवाल था वो जो हमने टेम्परेचर के न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस करे,
जिसमें वो हीट लॉसेस करवाते हैं, तो उसमें 2 से नहीं करके दिखाओगे कैलकुलेशन, वो तो था ही उसका प्रोसीजर, वो 2 से करनी पड़ती है ताकि वो, लेकिन जहां पे भी ये चॉइस हो कि यू हैव 3 और 4 वेज टू सॉल्व, तो एटलीस्ट सॉल्व विद 2 वेज एंड एवरेज दोस आंसर्स, वरना मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर। अगर किसी ने एक से ही कर देता था तो आंसर तो सही आया, उससे गलत नहीं आया, लेकिन उधर वो मार्क्स फिर 2 से ज्यादा आपको नहीं दे सकते थे, आपकी मार्क्सिंग में स्टेटेड है। ठीक है जी, आगे चलते हैं इस सवाल पे। A metal plate is made to vibrate vertically by means of an oscillator as shown in figure 2.1. ये प्लेट है, ये ऊपर नीचे जाएगी, ऑसिलेटर जो है वो उसको ऑसिलेट करवाएगा। Some sand is sprinkled onto the plate, नजर आ रही है हमें। The variation with displacement y of the acceleration a of the sand on the plate is shown in figure 2.2. Acceleration against displacement. ठीक है, use figure 2.2 to show how it can be deduced that the sand is undergoing simple harmonic motion. तो इस ग्राफ से प्रूव कैसे होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में? हम एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद डिस्प्लेसमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वेरी गुड, ठीक है, सारे पॉइंट्स आ गए हमारे पास। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग आंसर बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन टेल्स अस, सिंपल हार्मोनिक मोशन tells us acceleration is equals to minus omega square y। ठीक है, नेगेटिव ग्रेडियंट्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सबने सही आंसर्स दिए हैं, वेरी गुड। सो एज द ग्राफ इज लीनियर एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, it can be deduced that acceleration is directly proportional to y, एक ये, and negative gradients and negative gradient shows both are opposite in direction to each other, opposite in direction to each other। ठीक है जी, सो वेरी ग्लैड सबको ये सब याद था। आ जाते हैं इधर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द सैंड। ठीक है जी, तो आपने ग्राफ को देख लिया, फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले इस ग्राफ से? ग्रेडियंट इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा जी, सो एरिया ग्राफ, द एरिया अंडर द जी से डब्ल्यू, उससे एफ से डब्ल्यू, आर यू गेटिंग एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के एरिया ग्राफ से कुछ भी एक्स, वही तो। अच्छा, तो एक तो ये चीज है कि शाहजेब बोल रहे हैं कि माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्या होगा, वो आपका ग्रेडियंट होगा। ठीक है जी, बाकी दूसरी स्ट्रेटेजी क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बिकॉज दिस इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ग्रेडियंट और रेशियो पर इसमें बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कोई ना कोई वैल्यू भी उठा के, अपनी मर्जी की वैल्यू उठा के और प्लग इन कर दो इक्वेशन में। ठीक है जी, तो एक तो अप्रोच हमें शाहजेब ने बोली है, बिल्कुल सही अप्रोच है, कुछ गलत नहीं बोला है। ऐसा करते हैं, शाहजेब से ही कर लेते हैं, बिकॉज शाहजेब ने ही आंसर दिया। सिर्फ ये आ गया 0,0 वाला पॉइंट, एक पॉइंट और उठा लेते हैं, कोई भी अच्छा सा प्यारा सा। आई एम गोइंग टू पिक अप दिस पॉइंट, ठीक है, क्योंकि मुझे सबसे साफ नजर आ रहा है ये वाला। लेट्स यूज दिस, ये हो जाएगा 3.4, 3.2, 3.4, 3.6, यस 3.4 ये आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट आ रही है -6 मिलीमीटर में, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। सो ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, 3.4 माइनस 0, 3.4 माइनस 0 अपॉन और -6 माइनस 0। सो व्हाट इज द वैल्यू, अगर से करें एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से, ओमेगा को खोलें, हाँ उसको भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, यू कैन डू दैट एज वेल, वो भी कर सकते हो। अच्छा, कन्वर्ट करना मैं भूल गया हूँ, into 10 to the power -3, what is the answer that we're getting over here for omega square? Admit, अच्छा चलो इधर नहीं निकालते, हम एक काम करते हैं। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर कैसे खोल सकते हैं, यू कैन ओपन दैट बाय 2 पाई एफ। ठीक है जी, सो ये हो जाएगा 2 पाई एफ का स्क्वायर।
ठीक है जी। तो हो जाएगा ये 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है जी। एंड देन ये कैलकुलेट करके हम इवेंचुअली 4 पाई स्क्वायर -4 पाई स्क्वायर भी वहां पे डिवाइड कर देते हैं। तो 3.4 अपॉन -6 इंटू 10⁻³ ठीक है जी, एंड देन डिवाइड बाय -4 पाई स्क्वायर, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गई फ्रीक्वेंसी स्क्वायर आई, इसको स्क्वायर रूट भी कर देते हैं। आई एम गेटिंग ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 3.788 हर्ट्ज, यही आ रही है, विच आई बिलीव वी विल राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट, दैट इज 3.8 हर्ट्ज, ठीक है जी। एमन ने दूसरी बात बोली जो मैं समझा रहा था, वो एमन ने बोला कि आप क्या करो, आप एक्सेलरेशन की कोई भी वैल्यू उठाओ, आप ओमेगा स्क्वायर को यहीं खोल दो, यानी आपका 2 पाई एफ होल स्क्वायर, और एक्स या वाई की कोई भी वैल्यू उठा लो, वो उधर डालो, एक्स की जगह उधर वो चीज डालो, इसमें कैलकुलेट कर दो, वो ही आ जाएगा। ये क्यों चलेगा, ये सिर्फ इसलिए चलेगा, वाई, बिकॉज ग्रेडियंट में से, सॉरी, लाइन जो है वो ओरिजिन में से पास थ्रू कर रही है, इसकी वजह से रेशियो और ग्रेडियंट बराबर हो गए, तो यू कैन इवन यूज द रेशियो वाला मेथड, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। अच्छा, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द प्लेट इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड बियॉन्ड 8 मिलीमीटर, ठीक है। इन्होंने बोला कि पहले जो थे वो सिर्फ 8 मिलीमीटर तक हम करते थे, ग्राफ में भी नजर आ रहा है, ठीक है जी। अब वो बोल रहे हैं हम थोड़ा उससे ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी हमने कांस्टेंट रखी है। At one amplitude, the sand is seen to lose contact with the plate. एक ऐसा एम्पलीट्यूड आता है जहां पे सैंड जो है वो कांटेक्ट लूज, ऑब्वियसली जब चीजें ऊपर नीचे करते हैं तो एक पॉइंट आता है, चीजें उसमें से हिल के ऊपर नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी। For the plate, when the sand first loses contact with the plate, state the position of the plate, ठीक है जी। तो थोड़ा सा समझिए इस बात को, प्लेट जा रही है यहाँ ऊपर नीचे, यूं इट्स गोइंग ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, राइट। सो वेयर डू यू थिंक विल द सैंड लूज कॉन्टैक्ट, जब हम बीच में होंगे, जब हम नीचे होंगे, जब हम ऊपर होंगे, सबसे ज्यादा जहां पर वी मैक्स होगी वहां पर, अच्छा, जहां पर वी मैक्स होगी, इमन कह रही है जहां पर हमारे पास वी मैक्स होगी, मीन पोजीशन पे वी विल बी सीइंग, ओके, मीन पोजीशन पे। हैव यू गाइस एवर ट्राइड दिस, कभी अंदाजा हुआ है कि किसी चीज को ऊपर करते हो तो कौन सी जगह पे कांटेक्ट लूज होता है? अपवर्ड्स, अच्छा, मेरी स्पीड इतनी नहीं होगी, रुको, लेट्स गेट मे बी दिस, ठीक है। नाउ आई वांट यू गाइस टू सी कि कांटेक्ट कब लूज होगा, ठीक है। ये इसके ऊपर ये रखा हुआ है स्केल का टूटा हुआ पीस, ठीक है। सो यू नीड टू सी, इसमें नजर भी नहीं आएगा वो, मोस्ट प्रोबेबली आई नीड समथिंग मच मोर, ओके, ये आ गया। कांटेक्ट कहाँ लूज होगा, कब लूज हुआ, डिड यू गाइस सी? ये तो लूज ही नहीं हुआ, एक मिनट रुको, आई नीड टू बी गोइंग विद हायर स्पीड। किस पॉइंट पे लूज हो रहा है कांटेक्ट? मैक्स डिस्प्लेसमेंट, राइट, यू कैन सी दैट, जब ऊपर से आएगा, अब देखो लूज कैसे हो रहा है, व्हेन आई एम गोइंग अप, फिर एकदम मैं रुकता हूँ और फिर नीचे जाता हूँ, अब ये अपने इनर्शिया की वजह से यहाँ रह जाता है और फिर आहिस्ता से नीचे आता है, राइट। सो दिस इज द पॉइंट दैट विल लूज कांटेक्ट, ठीक है। इसमें तो दोनों का मोशन साथ ही है, इसमें भी मोशन साथ था, बस जब ये चेंज होता है एकदम से नीचे आता है, इट्स गोइंग टू लूज कांटेक्ट, ठीक है। दिस इज द पॉइंट दैट यू आर गोइंग टू लूज कांटेक्ट इन दिस केस। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट at the max displacement upwards, ठीक है जी, when velocity is momentarily zero। अच्छा, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये कैसा सवाल ले लिया? तो if only write upwards, so will be wrong, वजीहा upwards क्या, upwards you have to give upwards display, like you have to give some, अब तुम बोलो सबसे ऊपर वाली डिस्प्लेसमेंट, द मोस्ट अपवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट, तो मैं समझू अपवर्ड्स तो एक्सेलरेशन भी हो सकता है, अपवर्ड्स तो वेलोसिटी भी हो सकती है, सब कुछ हो सकती है, तो थोड़ा सा को क्लेरिफाई करके आना, ठीक है। अपवर्ड्स को थोड़ा क्लेरिफाई करके आओगे, मैक्स अपवर्ड्स है, ठीक है जी, मैक्स अपवर्ड्स है, अपवर्ड्स तो मीन पोजीशन से यहाँ पे हूँ, अपवर्ड्स है, दिस इज द मैक्स जब मैं नीचे आने लगता हूँ, राइट, तो मैक्स दैट आई रीच, तो उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करके आना। अच्छा, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। अच्छा, ये एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो ये हमें समझना है, उन्होंने हमें सिर्फ ये बोला है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ठीक है जी,
बाकी हमें कुछ भी नहीं पता, वी हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमें थोड़ी सी अब वर्किंग करनी पड़ेगी। ये वाई, अच्छा ये क्या, किस पॉइंट पे ये हम लूज करना शुरू करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब कांटेक्ट लूज हो रहा होता था, किसको याद है कौन सी फोर्स जीरो हो जाती है जब कांटेक्ट लूज होता है? विच फोर्स बिकम जीरो? द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, यस। सो इस केस में भी सैंड पार्टिकल्स के ऊपर दो फोर्सेस हैं। एक होगी उसके ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होगी हमारे पास नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, और एक होगी हमारे पास इसके ऊपर इन सब का वेट, राइट। और जो है, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है जी, लेट्स ऑल्सो से क्या चीज, हम ये बोलते हैं कि जो मोशन जो हो रहा है, जो जो ऊपर नीचे हो रहा है, let's say that there is some net force being developed because of this ऊपर नीचे का motion, ठीक है जी। there is some net force that is being developed because of this ऊपर, आर ऊपर नीचे, वेट नीचे। अगर तो ये स्टेशनरी रखा हुआ तो सारा कहानी स्टेशनरी रखी होती सारी कहानी, तो आर और डब्ल्यू बराबर होते हैं, तो हमें पता है। अब क्योंकि ऊपर नीचे जा रहे हैं, इधर एक्सेलरेशन भी है और सब कुछ भी है, तो कोई ना कोई नेट फोर्स तो होगी। और वो कहां से आ रही होगी? वो इन दोनों के मर्जर से ही आ रही होगी, कहीं ना कहीं ना हो रहे हैं। तो नेट फोर्स जो है वो कैसे आएगी? लेट्स से अपवर्ड इज पॉजिटिव, तो आई एम गोइंग टू राइट R as positive and W as negative, ठीक है। R को पॉजिटिव लिख रहा हूँ, W को नेगेटिव लिख रहा हूँ। अब हमने क्या बात करी? हमने बात करी कि कांटेक्ट पॉइंट पे क्या होगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जीरो हो जाएगी, तो माइनस डब्ल्यू विल इक्वल्स टू नेट फोर्स। तो फिर जब हम कांटेक्ट लूज कर रहे हैं तो नेट फोर्स विल इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। अगर एक्सेलरेशन में लेके जाना चाहूं तो मास इंटू नेट एक्सेलरेशन विल इक्वल टू मास इंटू जी। मास मास उड़ा दो, ठीक है जी। एंड देन वी सी के नेट एक्सेलरेशन जो होगी वो माइनस डी के बराबर होगी, राइट। सो जो लूज होगा कांटेक्ट किसी भी चीज का इस वाली केस में, वो कब होगा? जब उसकी नेट एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाएगी। सर आप अटक गए थे, मैं अटक गया था फर्स्ट स्टेप पर 5 सेकंड पहले, जीरो माइनस डब्ल्यू पे। अच्छा हाँ, मैं यही समझा रहा था कि एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, एक वेट है, ठीक है जी, दोनों मिला के नेट फोर्स बनानी है। मैंने कन्वेंशन के हिसाब से डाल दी दोनों फोर्सेस, ठीक है जी। उसको नहीं भी डालो लेकिन नजर आ रहा है दोनों ऑपोजिट है, तो एक माइनस एक प्लस में करके डाल। अच्छा दूसरी बात ये, जब कॉन्टैक्ट लूज हो रहा है तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आप सब लोगों का खुद ही कहा जीरो हो जाती है। उसका मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स जो है वो सिर्फ डब्ल्यू के बराबर हो गई, ठीक है जी। अच्छा मैं इसको एक्सीलरेशन में क्यों लेके जा रहा हूँ? व्हाई एम आई टेकिंग दिस टू दी एक्सीलरेशन के उसमें, इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि मैं फिर इधर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करी तो ओमेगा भी वही रहेगा, ठीक है जी। एक्स हमें निकालना है, हमें ये एक्स नॉट निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है हमें, ए नॉट। हम निकाल सकते हैं हाउ? अगर हम ए नॉट निकाल लें, ए नॉट मैं इधर से निकाल कि ए नॉट है क्या, ये जो जिस पॉइंट पे लूज हो रहा है। सो ये जो एक्सेलरेशन के उसमें लेके गया हूं, इसलिए लेके गया हूं ताकि मैं ए नॉट निकाल लूं वो क्या आ रही है। उसको देखा तो वो आ रही है माइनस जी के बराबर, मास और मास दोनों साइड पे कैंसिल। सो बेसिकली हमारी एक्सेलरेशन क्या हो गई? जी की वैल्यू किसी को याद? याद होनी चाहिए, ये इसमें पढ़ी थी बहुत। सो दैट वाज ए माइनस 9.81, ठीक है जी, यस। सो माइनस 9.81 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा अब हमने जो था वो ओमेगा तो किसी भी स्टेप में नहीं निकाला था, राइट। हमने फ्रीक्वेंसी लेकिन निकाल ली थी 3.8। सो माइनस टू पाई एंड देन 3.8, इसको कर देते हैं होल स्क्वायर, और एक्स नॉट निकाल लेते हैं वो क्या आ रहा है, माइनस और माइनस कैंसिल, इस पूरी चीज को से डिवाइड करेगा 9.81 अपॉन 2 पाई एंड देन 3.8, नीचे जो है सब कुछ होल स्क्वायर में है, तो होल स्क्वायर क्या आ रहा है एम्पलीट्यूड? आई एम गेटिंग इज 0.017, यस। व्हाट डू आई राइट दिस इन मिलीमीटर्स एज? ये तो मीटर में आया ना, मिलीमीटर्स में क्या लिखूं उसको? 1.7 नहीं, 17 मिलीमीटर्स। एक दो तीन मल्टीप्लाइड बाय 1000, 17 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है जी। सबको समझ में आया है क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? ओके आ जाओ अब इस नेक्स्ट सवाल पे। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द इंटरनल, जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है या नेगेटिव? जी की वैल्यू एक्सीलरेशन डिपेंड्स ऑन योर कन्वेंशन, ठीक है जी। मैंने क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव कहा था यहाँ पे, इसलिए मेरी नेगेटिव में आई जी, वरना अगर तुम डाउनवर्ड पॉजिटिव कहते तो तुम्हारी पॉजिटिव में आती, ठीक है जी। बहरहाल यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना था?
मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो स्केलर क्वांटिटी, तो वो नेगेटिव में आता है तो मैं पॉजिटिव ही लिखता हूँ उसको, वो आता है दोनों तरीकों से, 17 मिलीमीटर ही आता है, एक दफा नेगेटिव में आता है, एक दफा पॉजिटिव में आता है, ठीक है। एक्चुअली स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, तो इट इज द सम ऑफ माइक्रोस्कोपिक, काइनेटिक एंड पोटेंशियल energies of the particles in a system due to their random motion, ठीक है जी। Explain why for an ideal gas the change in internal energy is directly proportional to the change in thermodynamic temperature of the gas, तो क्यों, why was the internal energy का फॉर्मूला 3/2 NKT, बिकॉज ऑफ लॉ, कौन सा लॉ, विच लॉ, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, एनआरटी, नहीं, नो 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 नो। अगर इंटरनल एनर्जी, सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करो, इंटरनल एनर्जी क्या है, दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज। आइडियल गैसेस में इसमें नहीं, U इक्वल्स क्यू प्लस डब्ल्यू, नहीं है मन, ये वाला नहीं है, यही बोल रहा हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं है। यस, सो इसमें सबसे पहली चीज जो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी एक आइडियल गैस की जीरो होती है, क्यों होती थी जीरो, किसी को याद है? यस शादी, बिल्कुल सही जा रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों होती थी? नो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, सिर्फ शादी बड़ा अच्छा बच्चा। सो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस आपकी नहीं होती हैं आइडियल गैस में, इसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, इसकी वजह से सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का सम जो है वो एनर्जी के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, तो इस लिहाज से फिर इंटरनल एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। ये हम पूरा आंसर लिखेंगे इस 3 मार्क्स की जगह में, ठीक है जी। सो दी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज इन एन आइडियल गैस, ये याद करो, डेरिवेशन भी करवाई थी आप लोगों को ऑन योर, जो वो करी थी नहीं नहीं, ये सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज इन आइडियल गैस इज जीरो, ये मिटा रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, इज जीरो। A cylinder of volume this much contains helium at pressure this much and temperature this much. Helium gas may be considered to be an ideal gas consisting of single atoms. Calculate the number of helium atoms in the cylinder. कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? क्वेश्चन पढ़ा भी था, ये पहले ही कट हो गई थी क्लास। वॉल्यूम ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, एटम्स के नंबर ढूंढने हैं, पीवी इक्वल्स टू एन के टी। हेरा एनआरटी इस्तेमाल नहीं करेंगे, एनआरटी हमें मोल्स देगा, हमें नंबर चाहिए डायरेक्ट, तो हम सीधा सीधा यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 6.4 इंटू 10⁻⁶ पास्कल्स। वॉल्यूम जो है वो 1.8 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो सेंटीमीटर से मीटर में करना, वो तो सबको पता है 10⁻⁻² करना पड़ता है, लेकिन जब क्यूब या स्क्वायर होता है किसी भी चीज पे, तो उसकी कन्वर्जन भी क्यूब या स्क्वायर होती है। इस केस में 10⁻⁻² आप लोगों को पता है वो सेंटीमीटर से मीटर में लेके जाने के लिए करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि ये वॉल्यूम है, क्यूब है, तो हर सेंटीमीटर को तुमने करा है, तो इसलिए बेसिकली ये कन्वर्जन जो है वो क्यूब हो जाएगी, ठीक है जी। सो वेन एवर यूर कन्वर्टिंग, जब कन्वर्जन पे आओगे वॉल्यूम की या एरिया के लिए स्क्वायर होता, तो फिर कन्वर्जन में भी स्क्वायर लगेगा और वॉल्यूम के लिए क्यूब लगेगा, लेकिन सिर्फ कन्वर्जन पे। ये मत कीजिएगा यहाँ से पूरी चीज पे 3 लगा दिया, पूरी चीज पे 3 नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, एन हमें निकालना है, के जो है वो 1.38 इंटू 10⁻⁻23 है, और टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। 25 नहीं डालेंगे, हमें जो है वो केल्विनिक टेम्परेचर करके डालना पड़ेगा। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स दैट वी आर गेटिंग, ठीक है ना, ओके। 2.8 इंटू 10⁻25, ये मेरे पास आ गया 2.8 इंटू 10⁻25, दिस इज माई आंसर, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ इस पे, ये क्या बकवास, वो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, ये क्या,
ये सब बेकार सवाल। अच्छा, piezoelectric transistors are used for the generation of ultrasonic waves. State one other use apart from an ultrasound of piezoelectric transducers. कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं ये अल्ट्रासाउंड के अलावा? कौन बताएगा? मजा आएगा जिसने बताया। कोई आइडिया piezoelectric transducers कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? प्रिंटर में। हम्म 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 हाँ ठीक है, चलो आई कैन वो, आई थिंक वो इंकजेट, ठीक है। एक्सरेज नहीं, एमन एक्सरेज नहीं, वो टंगस्टन था, वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट थी। क्या हो गया एमन? और किसी को कुछ समझ में आ रहा है? एक तो शाहजेब ने बोल दिया इंकजेट, उन्होंने ओ लेवल कंप्यूटर साइंस पढ़ी या ए लेवल कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, उसमें भी हुआ है ये, वही छपा हुआ है, उस ओ लेवल की बुक का ही छपा हुआ है। और कुछ? अच्छा, अगर अल्ट्रासाउंड ही लिखूं, अल्ट्रासाउंड क्या है? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड का ट्रांसड्यूसर क्या है? वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है और वापस रजिस्टर करता है। तो अगर मैं ऑडिबल साउंड का लिख दूं, मतलब मैं माइक्रोफोन लिख दूं, तो माइक्रोफोन आई होप सबके दिमाग में आ सकता है कि अगर हम अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी नहीं करें, हम ऑडिबल की फ्रीक्वेंसी में कर सकते हैं। पेन रिसेप्टर्स, व्हाट? अच्छा, पेन रिसेप्टर्स तो नहीं, पेन इंड्यूसर्स होंगे। खैर, आई एम गोइंग टू स्टेट माइक्रोफोन। ठीक है जी। इसके अलावा शाहजेब ने जो है वो हमें क्या बताया, उन्होंने हमें बताया कि इंकजेट प्रिंटर, ठीक है जी, जिसमें जो है वो टेक्नोलॉजी भी वही वाली हो, पीएजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल वाली। इसके अलावा और क्या क्या होते हैं? घर में लाइटर पड़े हुए होंगे, आई होप लाइटर पड़े हो, लाइटर इस्तेमाल करे हो। सिगरेट वाले की बात नहीं कर रहा, जो घर में चूल्हा जलाने के लिए लाइटर इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास वो होते हैं घर में, वो इलेक्ट्रिक वाले, लेकिन पहले आया करते थे वो लाइटर। तो वो सिगरेट जलाने वाले लाइटर भी वैसे ही होते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें भी एक पीएजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल ही होता है, उसमें भी एक पीएजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है। उसको हम इतनी जोर से मारते हैं, इतनी जोर से मारते हैं उस पीएजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे कि वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज जनरेट करता है, मतलब इन ऑर्डर्स ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स। उसकी वजह से स्पार्क प्रोड्यूस होता है, फिर आग लगती है। तो लाइटर, और जो घरों में जो चूल्हे जलाने के लिए लाइटर इस्तेमाल होते हैं, बैटरी वाले नहीं, वो जो जिसमें टक टक करके आवाज आती है ना बहुत जोरों से, वो वाले जो पहले आते थे, हमारे घर में तो अभी भी वो इस्तेमाल होता है। तो वो वाला, वो भी पीएजो इलेक्ट्रिक पे चलता है, ठीक है जी। तो ये दो समझो एक ही कह लो। तो यू कैन से कौन सी चीज? सर अब तो ऑटोमेटिक वही ना, अब ऑटोमेटिक आते हैं वो सही है। और ये क्या हो गया? ये हो गया क्या लिखूं मैं इसको? मैं इसको कह लेता हूँ लाइटर इग्नाइटर। इसके अलावा, इसके अलावा कंप्यूटर की जो घड़ी होती है, ठीक है जी, कंप्यूटर की जो घड़ी होती है वो भी क्वार्ट्ज क्रिस्टल से ही बनी हुई है। आई रिमेंबर टेलिंग यू गाइस दिस इज वेल, कि जो रेजोनेंस वाला इफेक्ट है, जो ये पीएजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का रेजोनेंस वाला इफेक्ट, ये इसको जब अप्लाई करते हो इस पे कोई ना कोई, तो वो रेजोनेट करता है। अब इसको आप कंप्यूटर की घड़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो कंप्यूटर की जो क्लॉक होती है, जो स्पीड डिटरमिन होती है इसकी 2.4 मेगाहर्ट्ज का है, या 2.4 गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज नहीं गीगाहर्ट्ज का है। तो वो क्लॉक बेसिकली 2.4 गीगा टाइम्स वो एक सेकंड में ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रही होती है, ठीक है। तो वो भी है। सो यू कैन राइट कंप्यूटर क्लॉक्स। इसके अलावा जो भी ऐसी क्लॉक्स हैं जो आज डिजिटल हैं, तो वैसे घड़ी हो कोई डिजिटल, उसमें भी यही चीज होगी। इसके अलावा और भी, मतलब जो भी घड़ियां होंगी उसमें भी होगी। तो ये कोई चार पांच है, ये देख लें आप लोग। लेकिन मेरे हिसाब से माइक्रोफोन वाला सबसे आसान था, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की जगह आप ऑडिबल में आ सकते हो, तो वही चीज होगी। एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड टू ऑब्टेन डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन अबाउट दी अबाउट इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स। आई बिलीव हम ये आंसर बहुत दफा कर चुके हैं, और ये पूरा लिखा हुआ भी है, मैं ऐसे ही फिल कर दूंगा, मैं ये भी करवा नहीं रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यस, नोट्स वाला आंसर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ विद अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। टाइम डिले वाला आंसर है ना? जी जी शादी, टाइम डिले वाला आंसर है। वो वाला नहीं है, जनरेशन नहीं है, इसमें यूज लिखा हुआ है, इसमें यूज लिखा हुआ है। यूज का यूज वाला देख लीजिएगा, जनरेशन आ जाए तो जनरेशन वाला है, ठीक है। अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिट अबाउट द अर्थ। जियो स्टेशन सैटेलाइट अर्थ के अराउंड कैसे घूमती है? किसी को याद है? नोट्स में लिखा हुआ तो है। अच्छा, ये मैं करवा लेता हूँ, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है जी। वाह भाई एमन, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ये याद कर लें, ठीक है। इसका मैं कुछ लॉजिकल रीजन नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी आज तक ये बात समझ नहीं है, अगर कोई चीज वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है तो इवेंचुअली वो ईस्ट टू वेस्ट भी घूम रही होगी।
लेकिन कुछ टेढ़ी मेढ़ी बात है, वेस्ट टू ईस्ट हम घूमते हैं, हमने मान लिया, चलो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये याद कर लो, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, द पोजीशन ऑफ द सैटेलाइट रिलेटिव टू द अर्थ सरफेस। तो सैटेलाइट कहां पे रखते हैं हम अर्थ के सरफेस पे? कौन सी ऐसी जगह है जहां पे सिर्फ एग्जिस्ट कर सकते हैं और कहीं नहीं घूम सकती हैं सैटेलाइट्स? इक्वेटर, वेरी गुड। सो दिस इज अबव द इक्वेटर, ठीक है। पोजीशन बोल रहे हैं तो अबव द इक्वेटर, इधर लिखना भी चाहो तो अ फिक्स्ड डिस्टेंस अबव द इक्वेटर हमेशा। लेट्स जस्ट राइट दैट, फिक्स्ड डिस्टेंस अबव द इक्वेटर। अगर वो वैल्यू याद है तो वो भी लिख दो, खैर बहरहाल हम ये नहीं करेंगे। अ टिपिकल फ्रीक्वेंसी फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ, ये क्या बकवास है, ये हमारा पार्ट नहीं है, ये छोड़ दो, ठीक है जी। आ जाओ अब इस पे, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, किसको याद है? A region where a charge experiences a force, कौन सी फोर्स हेरा? इट इज, ये क्या डेफिनेशन बताई है हेरा आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड per unit charge by per unit positive charge placed in an electric field. यस अच्छा, कुछ कुछ डिस्क्रिपेंसी आई है, आई डोंट नो बेबी, कोई 1022 का पेपर है या कुछ है, उसमें उन्होंने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लिख दी है, ठीक है जी। काफी सारे बच्चे उस पर कंफ्यूजन पूछ रहे थे ये क्या हुआ, डेफिनेशन ही चेंज कर दी उन्होंने। तो वो मार्क्स स्कीम मेरे हिसाब से गलत है, ऐसा हो नहीं सकता वो डेफिनेशन चेंज हो, और क्योंकि वो लॉजिकल सेंस ही नहीं बना रही है। तो डेफिनेशन लिखाई है वही लिखवाई है, किसी को अगर उसका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, कोई मार्क्स स्कीम वो खोल के देख ले, तो जो डेफिनेशंस मैंने लिखवाई हैं वही सही है। डोंट गो फॉर कुछ मार्क्स में कुछ गलत सलत लिखा हो तो घबराना नहीं, डेफिनेशन कोई चेंज नहीं हो सकती, जो चीज जैसे डिफाइंड है वैसी ही रहेगी, ठीक है। एन आइसोलेटेड मेटल स्फीयर ए ऑफ रेडियस 26, वो बच्चे छोड़ दो। An isolated metal sphere A of radius 26 centimeter is positively charged. Sphere A is shown in figure 6.1. Electrical breakdown, a spark occurs when the electric field strength at the surface of the sphere exceeds 2 into 10 power 4 volt per meter. Calculate the maximum Q that can be charged on the that can be stored on the sphere. कैसे निकालेंगे? के क्यू क्यू ओवर आर वाला फॉर्मूला, के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वी शैल बी यूजिंग के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला। पहले E इक्वल्स टू V अपॉन डी, नहीं हेरा, दिस इज अ पॉइंट चार्ज, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं है तो वो मत करना। फोर्स अपॉन क्या, क्या बातें हो रही हैं, हो क्या रहा है ये बात, क्या हो गया भाई? अच्छा के क्यू क्यू ओवर आर, के जो है वो 8.99 इंटू 10⁹। क्यू हमें निकालना है, सॉरी गलत फॉर्मूला लिख दिया मैंने, के क्यू ओवर आर स्क्वायर है। बातों बातों में मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। हमने निकालना है ये क्यू जो आप स्टोर कर सकते हो, और आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर इज ये वाला, ठीक है जी। 26 पे से फिर ब्रेक डाउन करो, 26 सेंटीमीटर, सो 26 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गई हमारे पास 2 इंटू 10⁻4, ठीक है जी। हेरा क्लियर हुआ? वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं वो वी अपॉन डी, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है ना, वो कहीं और इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ उधर है। अच्छा देन 2 इन 10⁻4 कोई कर रहा है, मैं आंसर लिख रहा हूँ, छोड़ो कौन करे रुको, क्यू जो है वो आ रहा है 1.5 इंटू 10⁻⁻7, एब्सोल्युटली स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो इस पे स्टोर होता है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होता है, राइट। 8.99/9। अच्छा दूसरी बात ये कि ये कांस्टेंट जो है अक्सर बच्चे यहाँ पे -9 लगा देते हैं, जैसे वो जी जी वाले में भी माइनस लगता है तो इसमें भी अक्सर बच्चे माइनस लगा देते हैं, ठीक है जी। मेरे बच्चों अगर कांस्टेंट्स याद ना हो या कुछ भी वो हो
या इवन इफ यू राइटिंग एनी कांस्टेंट डाउन, ठीक है, एक दफा जाके यहाँ पे आगे देख लेना वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ठीक है जी। सब लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 1/4 पाई ई नॉट में से ई नॉट की अलग दी हुई, 1/4 पाई ई नॉट जो तुम्हारा के है वो भी अलग दिया हुआ है, ये देख लेना, ठीक है जी। गो एंड सी दिस वैल्यू, ठीक है जी। अक्सर तो वैल्यूज याद होती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी फॉर द सेफ साइड बोलूंगा चेक कर लेना वो वैल्यू जाके, बिकॉज इट्स बेटर टू वेस्ट 5 seconds देन टू वेस्ट एन एंटायर 2 to 3 marks, ठीक है जी। तो जरूर चेक कर लेना इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग यार मुझे सब याद है दैट, तो थोड़ा सा चेक कर लो कि कोई बात नहीं ना, टाइम होता है। अच्छा, फिर बोलते हैं अ सेकंड आइसोलेटेड मेटल स्फीयर बी आल्सो विद चार्ज प्लस क्यू हैज रेडियस 52 सेंटीमीटर, ठीक है, वही चार्ज है इसके ऊपर, उसका रेडियस लेकिन 52 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द एडिशनल चार्ज इन टर्म्स ऑफ क्यू that may be stored on this sphere before electrical breakdown occurs, actually ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, हम उस पर एडिशनल चार्ज स्टोर कर सकते हैं बिफोर इस पे क्या हो, इसके ऊपर जो है वो इसका ब्रेकडाउन हो, ठीक है भाई। अज्यूमिंग इसका भी ब्रेकडाउन ये इसी वैल्यू पे होगा, यानी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू पे होगा, तो ये निकाल लेते हैं जरा इस पे मैक्सिमम चार्ज के स्टोर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ क्यू, और फिर निकाल लेंगे क्या एडिशनल है। काफी आसान सवाल है, इसमें कुछ मुश्किल बात नहीं है। सो अगेन वंस अगेन रिफरिंग टू द फॉर्मूला E इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, अज्यूमिंग उसी वोल्टेज पे जाके ब्रेक डाउन करेगा, के वही है ऑब्वियसली, क्यू हमें निकालना है, और आर स्क्वायर वो क्या बोल रहे हैं 52 सेंटीमीटर बोला हमें इस दफा, तो 52 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। अच्छा, ये क्यू निकालते हैं हम, तो हमारे पास ये क्यू आता है 6.01 इंटू 10⁻⁻7, इतना हम चार्ज इस पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है जी। बात ध्यान इसमें ये रहे कि हमें क्यू में ही देना है आंसर, हमें इसमें नहीं देना, हमने कूलम्स में नहीं देना आंसर, हमने क्यू में ही देना है आंसर। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, लेट्स कन्वर्ट दिस टू क्यू। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, अगर ये 6.01 इंटू 10⁻⁻7 है, इसमें कितने क्यू आ जाएंगे, इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स वर्क आउट हाउ मेनी क्यूज वी कैन गेट इन 6.01 इंटू 10⁻⁻7। इसको जब कैलकुलेट करोगे नजर आ जाएगा भाई 4 क्यू, ये 4 क्यू के बराबर, दिस वैल्यू इज 4 टाइम्स क्यू, ठीक है जी। अब वो बोल रहे हैं भाई पहले से हमने प्लस क्यू अगर इस पे स्टोर किया हुआ है, तो हमें क्या मजीद देना है, हमने मजीद 3 क्यू देना, ठीक है जी। सो वी नीड टू गिव 4 क्यू माइनस क्यू, मजीद हमने सिर्फ और सिर्फ 3 क्यू देने हैं, सो हम लिखेंगे इधर 3 क्यू। एनी प्रॉब्लम विद दिस पार्ट जी एमन? अच्छा, एमन बोल रहे हैं ये कि ये जो स्फीयर था ये इतना बड़ा था, 26 का था, हमने इससे बड़ा स्फीयर ले लिया 52 सेंटीमीटर का, ठीक है जी। वो बोल रहे हैं ये 52 सेंटीमीटर के स्फीयर पे ऑलरेडी पहले से ही प्लस क्यू का चार्ज जो आपने इस पार्ट में निकाला क्यू, वो ये रहा, उनने कहा इतना ही क्यू इस पे भी है, इस पे भी है, ठीक है। वो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप इसको और कितना चार्ज दे सकते हो इससे पहले कि ब्रेक डाउन करे इससे, तो वो पूछना चाह रहे हैं आपसे कि जो है कब जाके ब्रेक डाउन होगा। तो हम कह रहे हैं यार ब्रेक डाउन का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वही है, तो मैंने वही लिख ली, और फिर मैंने ये क्यू निकाली है, वो क्यू क्या था, ये आ गया क्यू। फिर मैंने इसको देख लिया ये इन टर्म्स ऑफ दिस क्यू क्या है, क्योंकि उन्होंने पूछा इन टर्म्स ऑफ क्यू निकालो, तो मुझे आंसर इन टर्म्स ऑफ क्यू का तब्दील करना पड़ेगा। 6 को उस वैल्यू से डिवाइड किया, 4 क्यू आ गए, यानी मैं मजीद 3 क्यू प्लस क्यू ऊपर क्यू और डालूंगा, तो वो फिर 4 क्यू बनेगा, फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। सो आई हैव रिटन डाउन 3 क्यू इसलिए। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये बता दो हमें। अच्छा जी, तो ये सबसे पहले याद रखना है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिफरेंट तरीके से डिफाइन होती है विद रिगार्ड्स टू सिर्फ कैपेसिटेंस, ठीक है जी। तो सिर्फ कैपेसिटेंस क्या थी, इट वाज द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन अ बॉडी टुवर्ड्स पोटेंशियल। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज on one of the plates, yes, to the potential difference between the plates, ठीक है। तो 1 मार्क रेशियो, चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है जी। अच्छा जी, ये अब सवाल है बहुत बॉदर कर रहा है बच्चों को, बहुत दफा भेजा है बच्चों ने। द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी इज कनेक्टेड इनटू द सर्किट शोन इन फिगर 7.1। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने सर्किट में जोड़ दिया, ठीक है जी। व्हेन स्विच इज एट पोजीशन एक्स द बैटरी
Okay, okay. When switch is at position X, the battery of electromotive force 120 volt and negligible internal resistance is connected to capacitor C. यानी जब X पे होता है तो ये चार्ज हो रहा होता है, ठीक है जी. When switch S is at position Y, the capacitor discharged through the sensitive ammeter. तो capacitor discharge हो जाता है ammeter के थ्रू, ठीक है जी. The switch vibrates so that it is first in position X, then moves to position Y, then back to position X 50 times a second. यानी मतलब टक 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 50 times a second ये हो रही है ये कहानी, ठीक है. द करंट रिकॉर्डेड ऑन द एमीटर इज 4.5 माइक्रो एम्पियर्स. डिटरमिन द चार्ज इन कूलम पासिंग थ्रू द एमीटर इन 1 सेकेंड. तो एमीटर में से चार्ज जो जा रहा है वो कैसे निकालेंगे? जो 1 सेकेंड में चार्ज जा रहा है वो कैसे निकलेगा? कोई फॉर्मूला करंट और चार्ज को लिंक करता हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमें करंट दिया हुआ है एमीटर में से. Q equals to IT. Perfect. So we shall be using Q equals to IT. Q हमें निकालना है, I हमें दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁻⁹. टाइम हमें दिया हुआ है 1 सेकेंड, ठीक है जी. सो मेरे हिसाब से चार्ज ही वही आ गया 4.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स. 50 टाइम्स चार्ज इन 1 सेकेंड मीन्स 4.5 अपॉन 50. लेकिन ये सवाल मैंने कल किया है क्या? मैंने माइक्रो को गलत लिख दिया, -9 पता नहीं क्यों लिख दिया, -6 है, सॉरी माय बैड. पता नहीं मैंने पीक सुना दिया, दिस इज -6, ठीक है जी. तो 4.5 इंटू 10⁻⁶. अच्छा, ना बात क्या समझनी है, हाँ पार्ट 2 है वो, बिल्कुल सही बोल रहे हो. बात ये समझनी है, इसमें ये समझना है कि 50 सेकेंड में ये सॉरी 1 सेकेंड में 50 दफा धर 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 हुआ, ठीक है. 1 सेकेंड में जो ये करंट आया है ये 50 दफा खुल बंद होने के बाद आया, ठीक है. जो 50 दफा खुल बंद हुआ है सर्किट, उसके बाद ये करंट हमने 1 सेकेंड में हमने रजिस्टर किया, ठीक है नी. अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं? द चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर ईच टाइम दैट इट इज चार्ज. अच्छा, नाउ अज्यूमिंग द फैक्ट कि जब ये एक्स पे होता है तो कंप्लीटली चार्ज होता है, सॉरी एक्स पे होता है तो चार्ज होता है, और वाई पे जब होता है तो वाई पे कंप्लीटली डिस्चार्ज होता है, राइट. ऑब्वियसली अगर एक्स पे कुछ ना कुछ टाइम पे लग के लिए लगा हुआ है, ठीक है, एंड देन वाई पे भी उतने ही टाइम के लगता है, तो एक्स पे लग के जो इसने चार्ज गेन किया उतना ही वो सारा चार्ज लूज कर रहा है जब वो उधर जाएगा, ठीक है नी. अच्छा, अब ये जो चार्ज आया है ये चार्ज नहीं है वो आंसर जो हम ढूंढना चाह रहे हैं, जो कैपेसिटर की 1 प्लेट पे होगा. क्योंकि ये चार्ज कब आया? ये चार्ज आया जब ये 50 दफा धर 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 लगा है, कि 50 दफा ये जब फ्लिप हुआ है तब ये चार्ज इसने एमीटर में से फोर्स किया 1 सेकेंड में. हमें चाहिए कि वो जो 1/50 सेकेंड्स में, जो 1/50 सेकेंड्स में जो वो चार्ज गेन कर रहा है वो क्या है. सो वी वांट दैट, ठीक है जी. सो आई विल जस्ट यूज व्हाट, आई विल जस्ट यूज यूनिटरी मेथड. भाई मुझे पता है कि 50 दफा फ्लिप करने के बाद ये चीज जो है वो 4.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स ऑफ चार्ज एमीटर में से भेज देता है. मुझे ढूंढना है 1 दफा फ्लिप करने में क्या हो रहा है, ठीक है. लेट्स कॉल दैट एक्स. सो ये निकाल लेते हैं, एक्स हो जाएगा हमारे पास 4.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 50. क्या आ रहा है आंसर? 9 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है जी. सो दिस इज 9 इंटू 10⁻⁻8. अच्छा जी, हम इसको 9.0 लिखेंगे, ठीक है. 2 सिग्निफिकेंट जबरदस्ती कर रहा हूं बिकॉज 4.5 थी वैल्यू. सो 9.0 इंटू 10⁻⁸. और ये जो 50 है ये 1 सिग्निफिकेंट नहीं है, ये 50 है इन्फिनिट सिग्निफिकेंस. 50 नंबर है, जितनी नंबर ऑफ टाइम्स, तो 50 ही गिन सकते उसको और क्या. तो दिस इज इन्फिनिट सिग्निफिकेंस जो P5 में पढ़ाई थी. अच्छा, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सी. कैपेसिटेंस निकल आएगी, वो क्या होती है? वो होती है रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन वोल्टेज, ठीक है जी. ना अपेरेंटली वो कैपेसिटर भी जो है वो पूरा 120 वोल्ट जो है वो चार्ज हो जाता है, और फिर वो पूरा 120 वोल्ट डिस्चार्ज हो जाता है. बहरहाल हमारे पास चार्ज क्या है उसके ऊपर, वो आ रहा है 9.0 इंटू 10⁻⁸. वोल्टेज उसका क्या है? वो है 120. इस क्वेश्चन में कुछ गलत बातें, कुछ मतलब इट्स नॉट अ वेरी वेल मेड क्वेश्चन. आई डोंट एक्सपेक्ट दिस कमिंग अप अगेन एनी टाइम सून. तो थैंक यू एमन. 7.5 इंटू 10⁻⁻10, 7.5 इंटू 10⁻⁻10. अच्छा, सो ये आ गया है हमारे पास, थैंक यू. अच्छा, अब आ जाते हैं इधर. A second capacitor having a capacitance equal to that of capacitor C
एक कैपेसिटर जो सी के बराबर ही है, पहले वाले सी के बराबर, उसको हमने सीरीज में रख दिया अब, ठीक है, दोनों को सीरीज में रख दिया। Suggest and explain the effect on the current recorded on the ammeter. तो if मैं ऐसा आइडेंटिकल कैपेसिटर उठा के यहाँ पे सीरीज में लगा दूं, तो करंट को क्या फर्क पड़ेगा जो हम इधर रजिस्टर करेंगे? Ahmed says half constant current. Ahmed says constant current. Azin says capacitance halved. Very good. तो इधर से हमारी वर्किंग शुरू होगी भाई। जब आपने सीरीज में एक और कैपेसिटर रख दिया, तो आप क्या करोगे? आपका फिर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? 1/c प्लस 1/c होल इनवर्स, ये हो गई आपकी टोटल कैपेसिटेंस। ये आ जाएगी C/2 के बराबर। यानी हमें नजर आ रहा है हमारी कैपेसिटेंस हाफ हो चुकी है। अच्छा, अगर हमारी कैपेसिटेंस हाफ हो चुकी है तो हमें क्या पता है? कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज तो वही है। तो अगर कैपेसिटेंस हाफ हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ चार्ज भी हाफ हो जाएगा। ठीक है जी। सीरीज में करंट भी तो कांस्टेंट होता है। एमन सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, यानी मैं ये, अगर हम ये बोलें कि यहां से जो करंट जा रहा है वो दोनों में से कांस्टेंट होगा। ठीक है जी। ये जब इधर लगेंगे तो ये जो करंट जनरेट करेंगे वो फिर कांस्टेंट होगा। ठीक है जी। सेइंग दिस के यू कैन क्लियरली सी कि ये कैपेसिटर और ये एमीटर सीरीज में नहीं लगे हुए। ठीक है, अलग कहानी है। ठीक है, तो समझ में आया? अच्छा, अब आ जाओ इधर। तो हमारा चार्ज भी जो हम स्टोर कर रहे हैं हर साइकिल में, हर साइकिल में जो चार्ज स्टोर कर रहे हैं वो भी आधा हो गया, तो फिर इवेंचुअली 50 साइकिल बाद भी करंट आधा ही आएगा। ठीक है, सो लेट्स राइट दिस डाउन। दी कैपेसिटेंस इज हाफ। दूसरी बात मैंने ये बोला था कि व्हेन यू कैन गिव अ न्यूमेरिकल आंसर, मतलब कोई ये लेके आ गया कैपेसिटेंस डिक्रीज्ड, द कैपेसिटेंस डिक्रीज एंड द चार्ज विल डिक्रीज, सो द करंट विल आल्सो डिक्रीज। सही है, 1 मार्क मिलेगा। दोनों मार्क्स ही मिलेंगे क्योंकि आप न्यूमेरिकल रिलेशनशिप लिख के आना भूल गए। न्यूमेरिकल रिलेशन जब भी वर्कआउट कर सको, न्यूमेरिकल रिलेशनशिप लिख के आओ। द कैपेसिटेंस वाज हाफ, so the capacitors will store half the amount of charge, and therefore the current, and therefore the current in the ammeter will also be half. ठीक है जी, हाफ की स्पेलिंग भी देखे अच्छे, जो हाफ हाफ लिख रहे थे, तो हाफड नहीं है, इट इज हाफ्ड। ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं रहा अब, सैडली। ये भी आप लोगों के कोर्स का पार्ट नहीं रहा, सैडली। अब आ जाओ इधर। अच्छा जी, a rigid copper wire is held horizontally between the poles of two magnets as shown in figure 9.1. साइड व्यू ये है टॉप व्यू। द विड्थ ऑफ ईच पोल इज 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 8.5 सेंटीमीटर विड्थ है। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इन द रीजन बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स इज 3.7 मिली टेस्ला। ठीक है जी, बी की वैल्यू 3.7 मिली टेस्ला है एंड 0 आउटसाइड ऑफ द रीजन। द एंगल बिटवीन द वायर एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। ठीक है, ये थीटा आ रहा है। द करंट इन द वायर इज इन द डायरेक्शन एज शोन इन फिगर 9.1. By reference to the side view of figure 9.1, state and explain the direction of the force on the magnets. Magnets में force बतानी है। तो magnets पे क्या force होगी? Upwards कह रहे हैं, upwards होगी magnets पे force। Does anyone agree? Magnets पे force upwards होगी। ठीक है, सब अग्री कर रहे हैं, सबने आंसर गलत दिया। मैग्नेट्स पे फोर्स सही है, वायर पे फोर्स अपवर्ड्स है, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ कहता है इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन। अब वायर मैग्नेट पे लगाएगा, इन्होंने मैग्नेट पे पूछा है। ठीक है जी, मैंने बार बार पूछा भी मैग्नेट पे मैग्नेट पे मैग्नेट पे मैग्नेट पे पूछा है, दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द वायर। तो आपको एक और स्टेप आगे लेके जाना है। अच्छा, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है अगर वायर पे ऊपर है तो फिर मैग्नेट्स पे वायर जो है वो नीचे की तरफ लगा रहा होगा। ठीक है जी, तो ये भी देख लीजिएगा जरा। ठीक है, सो यूजिंग अब रीजनिंग फॉर दी फोर्स ऑन द वायर, उसके लिए लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लिख दो। तो यूजिंग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल,
the force on the wire is upwards, so it applies an equal and downward force on the magnets. ठीक है जी, और why is that? As Newton's third law states. The constant current in the wire is 5.1 amperes. For the angle equal to 90 degree, calculate the force on the wire. 90 डिग्री का अगर मैं एंगल कर दूं तो 90 डिग्री कैसे होगा? 90 डिग्री होगा जब हम बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है जी। सो देन वी विल बी यूजिंग जस्ट बी आई एल निकाल लेते हैं। तो F इक्वल्स टू बी आई एल, एफ क्या है वो निकालना है, बी हमें दिया हुआ था 3.7 मिली टेस्ला, वो डाल देते हैं। 3.7 इंटू 10⁻³ करंट जो है उन्होंने बोला हुआ है 5.1। लेंथ क्या है? लेंथ, अच्छा कंफ्यूज करने के लिए हो सकता था वो आपको क्या देते हैं, वो आपको ये पूरी लेंथ दे देते वायर की, ठीक है जी। आपने पूरे वायर की लेंथ नहीं डालनी होती इस फॉर्मूले में, आपको सिर्फ उतनी लेंथ डालनी होती है जो इसकी फील्ड में आ रहा है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। तो हम सिर्फ ये लिखेंगे 8.5 इधर, 8.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, खासा बेकार सवाल था। व्हाट इज द आंसर कमिंग आउट एज? दिस इज कमिंग आउट एज 1.6 इंटू 10⁻³ yes, as Emma tells us, so 1.6 into 10⁻³ चलिए आ जाओ आगे। The angle theta is changed to 60 degree. The length of the wire in the magnetic field is 8.5 upon sin 60 सेंटीमीटर। अच्छा बोल रहे हैं हमने अब इस एंगल को क्या कर दिया, हमने अब इस एंगल को 60 डिग्री कर दिया। वी हैव डन दिस, वी हैव मेड दिस इनटू अ 60 डिग्रीज। तो बात ये है बताने की, बात क्या है बताने की, उन्होंने आपको ही कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने कहा कि एक मार्क जो है वो कुछ ऐसा से कर देते हैं, मुझे भी कंफ्यूज कर दी साथ साथ। मसला क्या है, ये 60 डिग्री है, चलो है हमने मान लिया 60 डिग्री है। द प्रॉब्लम इज कि अगर हमने इसको 60 डिग्री कर भी दिया फिर भी ये तो 8.5 ही आ रहा है ना, ये जो परपेंडिकुलर वाली लेंथ थी ये तो 8.5 ही आ रही है ना। वो ये बोल रहे हैं कि ये लेंथ जो आ रही है वो 8.5 अपॉन साइन, वो तो वैसे भी आनी है भाई, हमें पता है। अगर लेट्स से अगर ये लेंथ एल थी, अगर ये लेंथ एल है तो एल का साइन 60 क्या आता, वो आता 8.5 सेंटीमीटर। वो नजर आ रहा है एल का साइन 60, अगर ये लेंथ एल है तो एल का साइन 60 8.5 सेंटीमीटर था। वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने ये बोल दिया कि उन्होंने आपको ये बोल दिया कि एल जो है वो 8.5 अपॉन साइन 60, उन्होंने आपको ये बोल दिया, उन्होंने आपको बोला ये जो हाइपोटेन्यूज है वो ये लेंथ आ रही है। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है, उन्होंने बोला कि हाइपोटेन्यूज जो है वो ये आ रहा है। मसला क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूज से तो कोई कंसर्न ही नहीं है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द हाइपोटेन्यूज, हमें ये अभी भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेना है, ठीक है जी। तो चाहे 90 डिग्री हो चाहे ये हो, असल में ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही दिया हुआ था पहले से, वी डोंट नीड टू बी कंसर्न अबाउट एनी ऑफ द थिंग्स। सो बेसिकली कैलकुलेशन दोबारा से वैसी ही होगी। सो अगेन आई विल बी यूजिंग द सेम थिंग, और मैं इधर आंसर क्या लिख रहा हूं, 1.6 इंटू 10⁻²। ठीक है जी, बिला वजह का उन्होंने जो है वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। द सेम थिंग इज गोइंग, कैन यू चेक माय वर्किंग? सुनो अहमद, मैं क्लास के बाद चेक कर लूंगा, अभी आई डोंट हैव व्हाट्सएप वेब ओपन, ठीक है जी। अच्छा जी, बट इफ यू यूज्ड कि तुमने कहा बी आई एल साइन थीटा, तुमने एल की जगह लिखा, तुमने साइन थीटा लिखा है, तो वो भी वो सर कांट वी यूज बी आई एल साइन 60? मैम यही तो बता रहा हूँ, बी आई एल साइन 60 क्यों लगता था? बी आई एल साइन 60 इसलिए लगता था कि तुम परपेंडिकुलर कंपोनेंट ढूंढ लो। मसला क्या है, लेंथ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तुम्हें पहले से ही दिया हुआ है, वो तो दिया हुआ है 8.5 है ना, अब मैं उसका साइन 60 क्या लूंगा? समझ आ रहा है? अगर माहम दे वुड हैव टोल्ड यू कि ये लेंथ जो है ये वाली ये 8.5, तो फिर तुम्हें इसका 8.5 सेंसिटिव लेना पड़ता ना। मसला क्या है, उन्होंने पहले से ही तुम्हें परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिया हुआ है, तो वी आर स्टिल गोइंग टू यूज दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही। ओके, अब इधर आ जाओ मजे के सवाल में। द कांस्टेंट करंट इन द वायर इज नाउ चेंज टू एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, ठीक है, 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी करी है, वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ 5.1 एम्पेयर्स, रूट मीन स्क्वायर जो है वो 5.1 एम्पेयर्स है। द एंगल बिटवीन द वायर एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, एंगल उन्होंने 90 डिग्री कर दिया है। On figure 9.2, sketch a graph to show the variation with time t of the force F on the wire for the 2 cycles of the alternating current। सिर्फ 2 साइकिल्स का दिखाना है, 2 साइकिल्स का हम दिखा देते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 साइकिल्स कंप्लीट कितने टाइम में होंगी। 20 हर्ट्ज अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो आई बिलीव हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग 1/फ्रीक्वेंसी। 1/फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करके वी गेट 0.05 हर्ट्ज। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 0.05 हर्ट्ज में एक, सॉरी 0.05 सेकंड में एक साइकिल जाएगी और 0.1 सेकंड्स में 2 साइकिल हो जाएंगी। लेट्स जस्ट जो है वो जल्दी से कर लेते हैं। तो स्केल्स जो दी हुई है हमें वो अच्छी नहीं दी हुई है, अच्छा सा ग्राफ सा नहीं बनेगा प्यारा सा, तो मैं यही कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ। 2 साइकिल्स पूरे ग्राफ नहीं बनेंगी, थोड़ा सा देखिएगा, बाकी आगे का हम ऐसी वो दिखा देंगे डॉटेड लाइन। ठीक है ना, मैं पूरा नहीं कर रहा क्योंकि वैसे कर रहा हूं तो वो इतनी अच्छी स्केलिंग नहीं आ रही। ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ये क्वार्टर, ये हाफ, ये 3 क्वार्टर्स, ये फुल, देन क्वार्टर, देन हाफ, देन 3/4 एंड देन ये फुल। ठीक है, यहां तक मेरी 2 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगी, बाकी की मैं डॉटेड दिखा दूँ। ठीक है, अच्छा मुझे पता है कि एक कंप्लीट साइकिल में यानी यहाँ पे 0.05 आना है और फिर यहाँ पे 0.1 आएगा, ऑब्वियसली 0.05 का डबल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, बाकी की लेट्स डू द थिंग्स। सो 0.05 डिवाइड बाय 4 इज 0.0125, तो ये आ रही है मेरे पास 0.0125, ये आ जाएगी 0.0250, ये आ जाएगी राइट इंटू 2 और 0.025 प्लस 0.0125 ये आ रही है 0.0375। ठीक है जी, थोड़ी सी हम मेहनत करेंगे, 3 मार्क्स इधर दिए हुए हैं, इतना हो गया। एंड लब अब आगे चलते हैं, 0.05 प्लस 0.0125 ये कितना हो जाएगा 0.0625, उसके नेक्स्ट वाली 0.075, उसके नेक्स्ट वाली 0.0875। ठीक है, एंड देन 0.1 वहां तक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमें क्या बोल रहे हैं, ये हमने दिखा दी, हमें इसमें 2 साइकिल्स करके दिखा देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो 5.1 एम्पेयर आती है, रूट मीन स्क्वायर है ये। ठीक है जी, अच्छा ना हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि 5.1 की वैल्यू पे इतनी फोर्स आती है। वी नो दैट 5.1 की वैल्यू पे इतनी फोर्स हमारे पास आती है। ठीक है जी, तो अब मुझे निकालना है कि ये मैं ग्राफ किस तरह से बनाऊंगा। ठीक है, अ वेरी गुड थिंग वुड बी वी वर्क आउट व्हाट इज द आई नॉट वैल्यू। आई नॉट वैल्यू क्या है, हम इसकी मैक्सिमम करंट निकाल लेते हैं, वो क्या है। तो यू ऑल नो वो कैसे निकलता है, द आई आर एम एस इज आई नॉट ओवर √2, राइट। सो आई आर एम एस क्या था हमारे पास 5.1 था, लेट्स पुट दैट ओवर देयर। 5.1 इधर रखा हमने और मेरे पास जो है वो आई नॉट इधर आ गया, √2 इंटू 5.1, दैट इज कमिंग आउट टू बी, एक सेकेंड, 7.2 7.22 एम्पेयर्स के रहता है। ठीक है, दिस इज 7.2 एम्पेयर्स, ये मैक्सिमम करंट है। ठीक है जी, अच्छा नाउ अब देखो, आई नो द वैल्यू एट 5.1 एम्पेयर्स, आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू एट 7.2 एम्पेयर्स, वो कैसे निकालनी है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, 5.1 पे मुझे पता है, आई नो दैट 5.1 पे मेरे पास आती है 1.6 इंटू 10⁻³ 7.2 पे x वैल्यू है, लेट्स वर्क व्हाट दिस x वैल्यू, सो 1.6 10⁻³ इंटू 7.2 डिवाइडेड बाय 5.1, क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, हमारे पास आ रही है वैल्यू 2.26 इंटू 10⁻³ ठीक है जी, सो 2.26 इंटू 10⁻³। दूसरी बात उन्होंने स्केच बोला है, तो जो है लेट्स डू दिस। अच्छा, एक और काम हम ये कर सकते हैं, इसको भी हम राउंड ऑफ ही कर लेते हैं क्योंकि हमने अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी 2.3 कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स यूज दिस एज 2.3, ये 2.3 हो गई एंड उसके हिसाब से अपना ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, अब लेट्स से 2.3 जो है वो इधर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 1.15 इंटू 10⁻³
और ये क्या हो जाएगा 1.15 इंटू 2, और उसका हो गया फोर्स कैसे निकाली हमने, मैं बता रहा हूँ एक सेकेंड। और 1.15 इंटू 3 हो जाएगा 3.45। ये मैंने लेबलिंग कर ली। अच्छा, हेरा कह रही है फोर्स कैसे निकाली हमने। फोर्स हमने हेरा इस तरह से निकाली कि 5.1 पे हमें पता है फोर्स क्या थी, ठीक है जी। हाँ मैं हमें पता है 5.1 पे पता है फोर्स क्या थी। आई हैव यूज्ड यूनिटरी मेथड के 7.2 पे फोर्स क्या, ठीक है जी। फिर इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ एक्स इधर से, ठीक है। आई वर्कड इट आउट। अच्छा, क्विक रिव्यू कर देते हैं भाई। देखो मसला क्या है, वो बोल रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है नहीं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, वो यूं यूं होता है। पहले करंट वो डायरेक्ट भेज रहे थे, पहले 5.1 भेज रहे थे, उसकी वजह से फोर्स भी एक कांस्टेंट फोर्स आ रही थी, राइट। हाँ रिव्यू कर रहा हूँ। तो पहले वो बोलते हैं 5.1 एम्पेयर्स कांस्टेंट थे, तो उसकी वजह से फोर्स भी कांस्टेंट थी, राइट। एफ इक्वल्स टू बी आई एल, ठीक है नहीं। अब एफ इक्वल्स टू बी आई एल, आप लोगों को पता है पहले करंट कांस्टेंट था, फोर्स भी कांस्टेंट आ रही थी, एक कांस्टेंट फोर्स आ रही थी, ठीक है। मसला क्या है, अब उन्होंने आई को ऑल्टरनेट करंट बना दिया, यानी आई की जगह उन्होंने क्या उठा के डाल दिया, उन्होंने उठा के डाल दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है एल। तो अब जो है एफ का जो ग्राफ बनेगा वो भी साइन वाला ही ग्राफ बनेगा, राइट। यू कैन क्लियरली सी बी एल कॉन्स्टेंट, और जो है वो आ गया साइन वाला ही ग्राफ बनेगा फोर्स का। तो बेसिकली करंट की वेरिएशन के साथ फोर्स भी करंट जैसी ही वेरिएशन, ऑल्टरनेटिंग वेरिएशन दिखाएगा, ठीक है। एक बात आपने ये और निकाल ली। अच्छा, फिर आ जाओ अब हम आ जाते हैं इस बात पे कि हम अब उसकी डायग्राम, अब हम उसकी ग्राफिंग करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे हम उसकी ग्राफिंग। अच्छा ना, ग्राफिंग करने के लिए व्हाट डिड वी डू, सबसे पहले तो हमने देखा हमें साइकिल्स दो बनानी थी, तो दो साइकिल्स के लिए मैंने टाइमिंग की एक्सिस को लेबल कर लिया। ये 0 पॉइंट कैसे किया, टाइम पीरियड दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी दी थी 20, टाइम पीरियड निकाल लिया 0.05 आ गया, यानी 0.05 में एक वेव कंप्लीट हो जाएगी। यानी मैंने चार उसकी क्वार्टर्स बनाए और चार क्वार्टर्स आगे 0.1 तक मेरी एक कंप्लीट साइकिल ये हो जाएगी, ठीक है जी। सो ये मैंने दो कंप्लीट साइकिल्स कर लिया, मैं अपनी वेव बनाने जा रहा हूँ। अब मसला क्या था, उन्होंने बोला था 5.1 एम्पेयर्स की आरएमएस वैल्यू, उन्होंने बोला था 5.1 इज द पीक वैल्यू, उन्होंने बोला 5.1 इज द आरएमएस वैल्यू। अब मसला ये है कि आई नीड टू ड्रॉ द ग्राफ। तो एक तो हमें पता है ऑब्वियसली जीरो करंट पे जीरो एम्पेयर, जीरो फोर्स आएगी, ठीक है जी, साइन का ग्राफ है। लेकिन व्हाट शुड आई बी ड्राइंग एज दी मैक्सिमम फोर्स, ठीक है जी। अगर हम साइन का ग्राफ बना रहे हैं तो एटलीस्ट आई नीड द मैक्सिमम वैल्यू कि मैं कुछ ना कुछ रीजनेबल से ग्राफ बना सकता। तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करी। मैंने देखा 5.1 अगर आरएमएस वैल्यू है, आई नॉट क्या है, आई नॉट मैंने निकाल लिया 7.2 एम्पेयर। उसकी मदद से फिर मैंने निकाल लिया, क्योंकि मुझे पहले ही पता था 5.1 एम्पेयर्स पे इतनी फोर्स थी, आई वर्कड आउट 7.2 एम्पेयर्स पे कितनी फोर्स होगी यूजिंग यूनिटरी मेथड, वो आ गई 2.3। तो अब मैंने अपनी पूरी एक्सिस लेवल कर रही है और अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, नीचे की तरफ भी मार्क कर लेते हैं। ये हो जाएगा -1.15 इंटू 10⁻³ दिस इज गोइंग टू बी -2.3 इंटू 10⁻³, एंड दिस विल बी ए -3.45 इंटू 10⁻³, ठीक है जी। तो साइन का ग्राफ जीरो पे जीरो, देन क्वार्टर साइकिल गुजरने के बाद अपने मैक्सिमम पे आ जाता है, देन फिर दोबारा से जीरो, फिर उसके बाद ये इस वैल्यू पे नेगेटिव में आ जाएगा और फिर इधर इधर आ जाएगा, एंड देन यू जस्ट कंटिन्यू योर ग्राफ। इधर से वापस आप इस वैल्यू पे आए, फिर ये इधर हो गए वापस, और फिर सिमिलरली इधर आ जाओगे, एंड देन ये हो जाएगी आपकी दो साइकिल्स कंप्लीट। लेट्स ड्रॉ दिस ग्राफ। ये बन गया हमारा साइन कर्व, ठीक है जी। बहुत अच्छा प्यारा कर्व नहीं बनेगा मुझसे, बिकॉज सॉफ्टवेयर, एक सेकंड मैं एक ही बना लेता हूँ, फिर उसको कॉपी पेस्ट करके इन्वर्ट कर करके काम करेंगे, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका ग्राफ। है, ये क्या बकवास है। अच्छा, आ गया, थोड़ा सा छोटा हो जाओ भाई। और आगे बस डॉटेड कर दो इसको, ठीक है जी। बाकी बच्चों को समझ में आया ये कैसे करना है, ये डॉट डॉट बहुत ही खराब हो गया है, ये डॉटेड को जिसने समझना, ठीक है। बाकी का आगे का मैं नहीं बना रहा हूँ, और ये लेबल सारी कर देना, मैं बाद में लेबल कर। एनी प्रॉब्लम, सबको समझ में आया। अम्मा देरा माहम वजीहा शाहजेब आजेन या
ओके, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि एफ इक्वल्स टू बी आई एल। अब हमने क्या कर दिया, हमने एफ कर दिया है बी आई नॉट साइन ओमेगा टी एल। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइन ओमेगा टी वाला curve। ठीक है जी। अच्छा, आ जाओ अब इधर। स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या करता है, इट स्टेट्स दैट द ईएमएफ induced across the ends of a conductor is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage through it. Actually, a coil of insulated wire is wound onto one end of a ferrous core. Ferrous का मतलब आयरन कोर, ठीक है जी। फेरम इज आयरन एंड कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन इन फिगर 10.1। ये कॉइल है, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, स्विच खोला हुआ अभी। एल्यूमिनियम रिंग इस पे डाली हुई, फेरस कोर है। एन एल्यूमिनियम रिंग इज प्लेस्ड ऑन द कोर। द रिंग कैन मूव फ्रीली मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द, मतलब कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं, आराम से ऊपर नीचे जा सकती है। द स्विच इज इनिशियली ओपन। Use Faraday's law and Lenz's law to explain why the aluminium ring jumps upward when the switch is closed। 4 मार्क्स का। एडी करंट का रेफरेंस देना होगा। क्या करना होगा, एडी करंट का रेफरेंस कह रही है एमन। भाई सही है। एडी करंट का रेफरेंस नहीं भी दे तो चलेगा, लेकिन दे सकते हैं कमेंट। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, एडी करंट इंक्रीज, तो जंप आएगा। अब लंबी कर लेना। ओके, करंट इन कॉइल में आधे का आंसर सबसे अच्छा है। आधे ने इसमें से कुछ बातें छोड़ दी हैं, वो लिख लेते हैं। अब एक्सप्लेन करना होगा क्या चीज, कि ईएमएफ इंड्यूस सबसे पहले क्या कैसे हुआ, ठीक है। क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस कब होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज में चेंज आता है। सर ये कब खत्म होगा, 8:30 बजे खत्म होगी क्लास, ठीक है। तो ईएमएफ का चेंज कब आता है, ईएमएफ का चेंज कब आता है, ईएमएफ का चेंज आया है व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड द करंट इन द कॉइल इंक्रीजेस, ठीक है। चेंज क्यों हुआ, चेंज करंट इसलिए हुआ क्योंकि जब बंद करते हो तो उस छोटे से टाइम में वो करंट इंक्रीज करना शुरू करता है, राइट। छोटे से टाइम में बैटरी करंट भेजना शुरू करती है, फिर तो करंट कांस्टेंट जाना है, राइट। सो व्हेन द स्विच इज क्लोज द करंट begins to increase, the current in the coil begins to increase, ठीक है जी। एंड it produces its magnetic field, and it produces an increasing magnetic field। Hence there is a changing magnetic flux, in the aluminium core, and EMF is induced in it। The EMF induced in it इज, अब दो तरीके हैं इसमें से। अब या तो ये लिखो कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो ऐसे करंट्स प्रोड्यूस करता है जो अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से दे वांट टू सेपरेट। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये था कि ये अब बन गया करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगती है जब ये ऊपर उछलता है, ठीक है। आई एम गोइंग टू डू दी करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड वाली अप्रोच, and EMF is induced in it। The EMF induced in it is such that it opposes the change producing it,
such that it opposes the change producing it, and the current and the ring experiences a force upwards due to the currents in it while it is in a magnetic field। ठीक है जी। तो मैंने आप लोग को कल ही बताया हुआ है कि जब भी यहां तक ले आओ कहानी को, ठीक है जी, फ्लेक्स फेरस कोर में ये है या एल्यूमिनियम में, दोनों में, सब चीजों में, हर जगह फ्लक्स हर जगह चला गया। जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहुंच सकती है वहां वहां फ्लक्स चला गया। ठीक है। अच्छा तो मैंने पहले भी बोला था, इसको नोट कर ले कि क्या है। सबसे पहले आप लोगों को बताना होता है, जब ऐसा है, जब वो पूछते हैं कि तो आप सबसे पहले तो आइडेंटिफाई क्या चीज चेंज हुई जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रही थी। तो करंट इंक्रीज हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इंक्रीज हो रहा था। चेंज आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज में, यानी ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद अब आपके पास दो कहानियां होती, ठीक है। अब लेंज़ लॉ में गया तो उसके आगे दो कहानी, या तो ये बोलो कि करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से फोर्स लग रही है, या तो इसमें ले जाओ कि क्योंकि ये अपनी अब एक ऑपोजिट फील्ड बनाएगा तो इसकी वजह से रिपल्जन होगी, इसकी वजह से ये दोनों दूर चले जाएंगे। ठीक है, बोथ मेथड्स आर अप्रिशिएटेड, बोथ मेथड्स आर फाइन। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय ए फोटोन। इट इज द स्मॉलेस्ट indivisible quantum of energy of electromagnetic radiation। ठीक है जी। कोई ये लिख के आए कि इट इज द क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो भी सही है। ठीक है जी। By reference to intensity of light, state one piece of evidence provided by the photoelectric effect for a particulate nature of light। तो रिगार्डिंग द इंटेंसिटी कौन सा ऐसा पॉइंटर था जो आपको पार्टिकुलर नेचर के बारे में बताया था, जिसमें इंटेंसिटी थी पूरी पूरी। इंक्रीजेज रेट ऑफ इजेक्शन, वेरी गुड। सो इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, वाइल कीपिंग एफ कांस्टेंट, एफ को नहीं छेड़खानी कर रहे थे हम, वाइल कीपिंग एफ कांस्टेंट इंक्रीज्ड द रेट ऑफ इजेक्शन। ठीक है जी। ओनली, सिर्फ ये होता था जब इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे थे, ओनली। ठीक है जी। अगर किसी को डेरिवेशन याद करनी है, डेरिवेशन ये याद रखनी है क्योंकि बहुत दफा आती है। इंटेंसिटी क्या थी? इट वाज पावर पर यूनिट टाइम विच बिकम्स एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सॉरी पावर पर यूनिट एरिया था, माय बैड। पावर पर यूनिट एरिया तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको एनएचएफ से खोल लो, अपॉन एरिया इंटू टाइम। अब हम क्या कर लेंगे, इंटेंसिटी इक्वल्स टू एन अपॉन टी इंटू एच एफ अपॉन ए, ये तमाम चीजें कांस्टेंट। तो इंटेंसिटी के इंक्रीज करने पे रेट ऑफ इजेक्शन जो है वो आपका इंक्रीज करता है, क्योंकि एन अपॉन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इंटेंसिटी। ठीक है जी। मजे की बात ये है, ये सवाल भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, अक्सर सवाल जो है वो हम उसमें से छोड़ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छी बात है, ये सब हट गया, कंडक्शन फॉरबिडन वैलेंस बैंड। ठीक है, वरना अभी जो है वो काफी मसले हो रहे होते सबको। अच्छा, दी इसके आखिर के दो सवाल अच्छे, थोड़ा टाइम लगेगा। एन एक्सरे बीम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ अ मॉडल ऑफ अ थंब। A parallel beam of X-ray radiation of intensity I naught is incident on the model as listed in figure 12.1। ठीक है जी। तो ये थंब है, थंब के बीच में हड्डी है, हड्डी के बाहर स्किन है, स्किन है पता नहीं सॉफ्ट टिश्यू है, जो भी है व्हाटएवर। डेटा फॉर द अटेन्युएशन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट म्यू इन द बोन एंड द सॉफ्ट टिश्यू आर शोन इन फिगर 12.2। ये म्यू है बोन का, ये म्यू है सॉफ्ट टिश्यू का। Calculate in terms of the incident intensity of the X-ray beam, the intensity of the beam after passing through a thickness of 2.8 centimeter of soft tissue। तो वो बोल रहे हैं कि सिर्फ जब यहां से जाती है तो what is the intensity of the beam passing through, यानी यहाँ पे अगर I है, यहाँ पे अगर I नॉट थी, तो what do we use to calculate this I? We use nothing, हमें कुछ याद नहीं आ रहा। We used to use the डिके इक्वेशन। ठीक है, डिके इक्वेशन सॉल्व करें, आई इक्वल्स टू आई नॉट ई माइनस म्यू एक्स
ठीक है, तो हमें देना है आई इन टर्म्स ऑफ आई नॉट। ई आई नॉट को वैसे का वैसे रहना था। ई 2.8 सेंटीमीटर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू का 0.90, 0.90 क्या दिया हुआ है, ये पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं हम, इसमें वैल्यू भी पर सेंटीमीटर ही मतलब सेंटीमीटर वैल्यू ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे जो है मिस्टेक कर रहे हैं कि वो इसमें कन्वर्जन कर देते हैं, एक जगह कन्वर्ट करते हैं दूसरी जगह कन्वर्ट नहीं करते। देखो अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो दोनों जगह करो, दोनों को मीटर में करो। ठीक है जी, अगर नहीं कर रहे हो तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, बस ये जरूर देख लो कि सेंटीमीटर में तो ये वाली भी सेंटीमीटर में, वो मिलीमीटर में होती तो ये भी मिलीमीटर में होनी चाहिए, वो मीटर में है तो ये भी मीटर में होनी चाहिए, बस इसका फर्क देखना है। अगर जैसे आपको लगे फिर आप उस तरीके से कर लो। ठीक है जी, सो ये आ गया आई विल इक्वल्स टू आई नॉट दिस थिंग, लेट्स वर्क दिस आउट। सो ई की पावर माइनस 0.9 इंटू 2.8, ये आ गया 0.08045 I naught. So we'll just call this two significant, two significant. Let's make this two significant 0.080. ठीक है जी, उसके बाद आ जाओ द बोन एंड द सॉफ्ट टिश्यू एज रिटन फिगर 12.1। तो अगर भाई हम इधर से जाएं और दोनों चीजों में से पास थ्रू करें, फिर आप हमें बता दो फिर क्या होगा। अच्छा बोल क्या रहे हैं, ठीक है एक्सरे इमेज है ना। ठीक है जी, तो हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, वही कहानी कर लेते हैं फैक्टर वाली। तो पहले क्या होगा, पहले हम गुजरेंगे, ये कितना होगा ये निकाल लेते हैं, हाउ मच इज दिस। 2.8 में से 1.3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1.5 फिर डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो यानी ये 0.75 आ रहा है और ये आ रहा है 0.75 और ये है 1.3 बीच में। ठीक है जी, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम जो है पहले जाते हैं 1 पॉइंट, लेट से पहले लिख लेते हैं 1.5 सेंटीमीटर सॉफ्ट टिश्यू है। ठीक है, दोनों को मिला के कर रहा हूँ, 1.5 सेंटीमीटर सॉफ्ट टिश्यू, और फिर हम उसके बाद जो है वो 1.3 सेंटीमीटर हड्डी में से जा रहे हैं, तो हम इसके निकाल लेते हैं। ठीक है, फैक्टर्स लिख लेते हैं, फैक्टर्स मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ। तो 1.5 सेंटीमीटर सॉफ्ट टिश्यू का फैक्टर क्या हो जाएगा, ई माइनस म्यू। सॉफ्ट टिश्यू का म्यू था 0.9 और इसकी लेंथ जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है। दूसरे वाले का फैक्टर क्या हो जाएगा, ई माइनस म्यू इसका 3 और इसकी लेंथ जो है वो 1.3। तो आई विल इक्वल्स टू आई नॉट इंटू ई माइनस 3 1.3 इंटू ई माइनस 0.9 into 1.5. So what are we getting as our answer over here? E minus 3 1.3 into E minus 0.9 into 1.5 कुछ आ रहा है 5.25 I believe, यही आ रहा है। So this is 5.25 into 10 power minus 3। ठीक है, और मैं इसको फाइनल में क्या लिख रहा हूँ, बल्कि रुको, दिस इज 5.247, दिस इज 5.247 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। हमें टू सिग्निफिकेंट ही लिखना है दोबारा से, तो उसको लिख लेते हैं 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। मुझे पता नहीं पढ़ा, हमने ये क्वेश्चन भी किया हुआ है शायद। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन एक्सरे इमेज। तो कॉन्ट्रास्ट जो था वो क्या था, टू वाइंड दिस अप, मुझे लग रहा है मैंने ये किया हुआ है पहले। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन एक्सरे इमेज, इट इज द difference in degrees of blackening between adjacent structures on an X-ray film, on an X-ray फिल्म। चलिए अब आ जाओ लास्ट वाले क्वेश्चन पे कि बाय रेफरेंस टू योर आंसर्स, जो भी आपने आंसर्स दिए हैं, ठीक है जी, जो भी आपने हमने आंसर्स दिए हैं, ठीक है जी, तो विल द इमेज हैव गुड कॉन्ट्रास्ट और विल इट हैव बैड कॉन्ट्रास्ट। एक आंसर आपके पास आया ये 0.080, एक आपके पास आ रहा है 5.2 इंटू पावर 3 फॉर कन्वीनियंस 0.0052 है ये। ठीक है, एक आया 0.080, एक आ रहा है 0.0052। तो विल द इमेज हैव गुड कॉन्ट्रास्ट,
यस, व्हाई इज दैट? as there is a big difference between transmitted intensities. इंटेंसिटीज, ठीक है जी। यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि 0.08 इज वेरी वेरी मच बिगर देन 0.0052। ठीक है जी। अच्छा, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय रेडियो एक्टिव डिके, ये भी लिख लेते हैं। इट इज द रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस डिके of unstable nuclei releasing सर क्लास आप रोज करेंगे पेपर तक जी? बीटा माइनस, बीटा प्लस, गामा एंड अल्फा रेडिएशन। यस। अच्छा, the variation with time t of the new number of tactinium nuclei in a sample of radioactive material is shown in figure 3.13.1। ये आ गए आपके n की वेरिएशन, ठीक है, जैसे डिकेइंग कर्व बनना चाहिए वैसे ही बना है, ठीक है जी। अच्छा, आ जाओ इधर। use figure 13.1 to show to determine the activity in becquerel of the sample of technetium at time t equals to 14 minutes, show your working। कह रहे हैं भाई 14 मिनट पे, 14 मिनट पे आप क्या करो, 14 मिनट पे आप ये निकाल दो हमें कि इसकी एक्टिविटी क्या है। तो एन और टी के ग्राफ से हाउ डिड यू फाइंड आउट दी एक्टिविटी? एन और टी के ग्राफ से एक्टिविटी कैसे आती थी? ए इक्वल्स टू चेंज एन अपॉन एन टी। एन टी क्या, व्हाट इज एन टी, नीचे जो डाला है एक्टिविटी, आई बिलीव एवन कहना चाह रही है कि माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी का, आई बिलीव ये कहना चाह रही है, ठीक है जी। तो ये कहना चाह रही थी, आई होप सो। अच्छा, तो अब इस ग्राफ से कैसे निकालूं एक्टिविटी, याद है किसी को? हाफ लाइफ, हाफ लाइफ से, हाफ लाइफ से कैसे आएगी वजिया एक्टिविटी? एट 14 मिनट्स लैंडा क्या लैम्डा क्यों? अह, अच्छा, एक्टिविटी किसी को याद नहीं है, दिस इज माइनस डी एन बाई डी टी, दिस इज माइनस डी एन बाई डी टी, ठीक है। यानी मतलब क्या, ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ से क्या निकलेगी, एक्टिविटी निकलेगी। एन और टी के ग्राफ में जब ग्रेडियंट लूंगा तब एक्टिविटी निकलेगी, ठीक है जी। एक्टिविटी कैन नॉट बी वर्कड आउट थ्रू दी हाफ लाइफ। वजीहा वाली अप्रोच भी सही है, वो भी उनकी सही है। अब वजीहा जो है वो लंबा मेथड करना चाह रही है, वो कह रही है कि भाई आप हाफ लाइफ निकालो, ठीक है जी। हाफ लाइफ से आप लैम्डा निकाल लो, ठीक है जी। आपने जब लैम्डा निकाल लिया, फिर आप क्या करो, आप फॉर एग्जांपल इस्तेमाल कर लो ए डॉट विल इक्वल्स टू लैम्डा, सॉरी आप कर लो ए विल इक्वल टू लैम्डा एन। तो आप इधर से एन की वैल्यू पढ़ो, लैम्डा आपने कैलकुलेट लिया, ए की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। दो तरीके हैं, दो तरीके क्या है, एक तो ये तरीका ग्रेड ऑफ द ग्राफ, ठीक है जी। और वो क्या बोल रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि, वो आपको बोल रहे हैं जैसे भी निकाल लो, ठीक है जी। उन्होंने नहीं, वो आप जैसे भी निकालो, ठीक है जी। तो आपके पास दो तरीके, या तो ग्रेडियंट बना लो, या तो सॉरी टेंजेंट बनाओ और उसका ग्रेडियंट निकालो, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है जो वजीहा बोल रही है कि हाफ लाइफ निकालो, फिर लैम्डा निकालो, लैम्डा निकालने के बाद ए इक्वल्स टू लैम्डा एन में डाल दो। कौन सा तरीका देखना है सबको? आई बिलीव टेंजेंट वाला देखना होगा, टेंजेंट कैसे बनाएंगे उस ग्राफ की, राइट? टेंजेंट बना के देखते हैं, लेट्स डू दैट वाला तरीका, ठीक है। ऑल्दो वजिया ने जो आंसर दिया है, अगर वो पूरा सारी थी तो वो भी गलत नहीं है, यू कैन डू दैट इज वेल। अच्छा, सबसे पहले तो ये 14 मिनट किधर है, ठीक है जी, क्योंकि ये 14 मिनट जो है वो अजाब बन जाएगा जिंदगी का। 11, 12, 13, 14,
14 ये रहा, ठीक है जी, ये 15 और फिर आगे आगे सो फॉर एंड सो। अच्छा 14 जो है वो आ रहा है यहाँ पे, इस पे आ रहा है, ये रहा, दिस इज योर 14 वाला पॉइंट, ठीक है जी, दिस इज 14 वाला पॉइंट। अब 14 वाले पॉइंट पे वी नीड टू ड्रॉ अ टेंजेंट। तो टेंजेंट बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ से लाइन जा रही है मेरे ख्याल से मेरी, दैट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, मैंने टेंजेंट बना ली। अच्छा नाउ आई नीड 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये आ रहा है, ये क्या आया है 7, 7.2, 7.4, और वो क्या है वहां पे, वो आया है 34 एंड देन 34.5, ठीक है जी। सो ये कोऑर्डिनेट जो है वो आया है 34.5, ये ओरिजिन था, ओरिजिन था तो 34.5, 0, और वो कोऑर्डिनेट आया है 0,7.4, ठीक है जी। सो 0,7.4। तो बेसिकली एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी इज द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल्स टू 14 मिनट्स। शो योर वर्किंग बोला तो इसलिए पूरी रीजनिंग लिख रहा हूं, और इधर लिख भी देते हैं a इक्वल्स टू माइनस dn/dt, ठीक है जी। तो बेसिकली नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट होगा, तो एक्टिविटी इज बेसिकली, यानी एक्टिविटी इज द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट। अच्छा नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट y2 माइनस y1, इसको कह लेते हैं y2, तो ये 0 - 7.4, 0 - 7.4। कन्वर्जन कोई करनी है वो भी देख लेते हैं, 10⁻7 में दिया हुआ है तो 10⁻7 इधर लगा लेते हैं। टाइम जो है वो कैसे है, 34.5 माइनस 0, 34.5 माइनस 0, ये क्या है, ये टाइम है इन मिनट्स, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इजी पीजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हमारे पास एक्टिविटी फिर क्या आ रही है, लेट्स वर्क दैट आउट। सो 7.4 into 10⁻7 divided by 34.5 into 60. Are we getting 35748 and so forth and so on and so forth? तो उसको छोड़ देते हैं, 35749 लिख लेते हैं। अच्छा एंड देन फाइनल आंसर लिख लेते हैं, I can read this off to 3 significant, but I can only read that access to 2 significant, तो 2 significant लिखना पड़ेगा। So 3.6 into 10 to the power 1 2 3 4, 3.6 into 10 to the power 4 हमारे पास ये आंसर आ गया। आई बिलीव ये आखिरी सवाल है, एक सेकंड को, हाँ ये आखिरी सवाल है, बस ये लास्ट पार्ट रह गया, फिर हमारा क्वेश्चन, ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं कि विदाउट कैलकुलेटिंग द हाफ लाइफ ऑफ टेक्नीशियम, यूज योर आंसर एंड माइंड टू डिटरमिन द डिके कांस्टेंट लैम्डा ऑफ टेक्नीशियम 101। तो डिके कांस्टेंट निकाल लेते हैं। डिके कांस्टेंट कैसे आएगा, अब हम मजिया वाला मेथड लगा रहे, ठीक है जी, पहले भी कर सकते थे, यू कैन ऑल्सो यूज दी लैम्डा पहले करते और फिर करते, जो वजीहा ने पहले ही बता दिया था कि उस तरीके से बैक ट्रैक कर लो, ठीक है। बट अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो a इक्वल्स टू लैम्डा n, भाई हमें पता है हमारी एक्टिविटी जो है वो ये आई है 3.6 × 10⁻4, ये होगी लैम्डा के बराबर और n के बराबर। n कौन सा, जो 14th मिनट पे आया है, ठीक है, नॉट दिस n, नॉट नॉट दैट n, n जो 14th मिनट पे, ये देख लेते हैं 14 मिनट पे n क्या है। सो 14 मिनट पे n जो है वो है 4.4, ठीक है जी। सो लेट्स प्लग दैट इन, सो दैट शैल बी 4.4 into 10⁻7, और लैम्डा हमारे पास इधर आ जाएगा, ठीक है जी। सो 3.6 × 10⁻4 divided by 4.4 into 10⁻7, we are getting an answer as 8.1818 into 10 to the power minus 4. Once again, 2 significant, 8.2 into 10 to the power minus 4 per second. That is your lambda. ठीक है जी, any problems with this question?